या मैनेजमेंट कैटेगरी भी। अगर आप इस कैटेगरी में फॉल करते हैं तो आप EB2 के लिए एलिजिबल हैं। लेकिन ये एलिजिबिलिटी वैसे ही है जैसे हमारे मुमलिकत खुदा दाद पाकिस्तान में लिखा होता है कि अगर आप 1 से 10 तक पढ़ सकते हैं तो आप CA कर सकते हैं। तो जैसे आप 1 से 10 पढ़ने के बाद CA नहीं कर सकते, इसी तरह से आप इस कैटेगरी में आने के बाद भी आप यही नहीं कह सकते कि मैं सेलेक्ट हो जाऊंगा। ये हमारे यहाँ एक पैरामीटर है जो हमारे यहाँ कंसल्टेंट बड़े ज़ोरों शौक से बेच रहे हैं, और लोग अभी बड़े ज़ोरों शौक से इसको ख़रीद रहे हैं। कराची की ज़बान में एक और वर्ड भी यूज़ करते हैं, लेकिन मैं वो आज यूज़ नहीं करना चाहूँगा, आप लोग समझ सकते हैं। इसमें होता है क्या EBW2 के अंदर कि आपके पास एडवांस डिग्री होनी चाहिए, बैचलर्स मिनिमम रिक्वायरमेंट है, मास्टर्स फेयर चांसेस हैं, और अगर आप PhD होल्डर्स हैं तो आपके चांसेस ज़्यादा हैं। मैं बात चांसेस ज़्यादा होने की कह रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा कि कंफर्म्ड है। क्योंकि बहुत सारे केसेस मेरे पास एज अ पर्सनल कैपेसिटी ऐसे भी आए थे जो शुरू शुरू में जिन्होंने अप्लाई किया तो बैचलर्स की एवेल्यूएशन पे भी वो उनको ये ग्रीन कार्ड मिल गया था। NIWEB2 जो है वो आपको ग्रीन कार्ड देता है, यानी कि अगर आप अप्लाई करते हैं, आप उस पूरे प्रोसेस से रन हो के जब आप US लैंड करते हैं तो विद इन 2 वीक्स आपको ग्रीन कार्ड मिल जाता है। ग्रीन कार्ड इज लाइक अ परमानेंट रेसिडेंसी, जिसे यूरोप में ब्लू कार्ड कहते हैं, यूरोपियन यूनियन के अंदर। कि आप उम्र आप उस मुल्क के रिहायशी कंसीडर किए जाएंगे, मगर आप वोट नहीं डाल सकते। वोट के लिए आपके पास पासपोर्ट का होना लाजमी है। तो इस कैटेगरी का सबसे बड़ा जो एक बेनिफिट जो यही था कि आप जब अमेरिका में आप लैंड करते हैं, रिगार्डलेस ऑफ किस स्टेट में आप लैंड कर रहे हैं, 2 हफ्ते के अंदर आप अमेरिकन शहरी जो है वो बन सकते हैं, और आपके पास वही हकूक हासिल होंगे जो अमेरिका में रहने वाले किसी और शहरी को हासिल हैं। लेकिन इस प्रोसेस में 2 साल भी लगते हैं और 4 साल भी लगते हैं। होता क्या है कि आपको अपने सारे डॉक्यूमेंट्स जो आपने अपने इनिशियल डॉक्यूमेंट में जो आपने लिखा होता है, जिसको हम रेज्यूमे कहते हैं, जिसमें हमने जो जो चीज़ें लिखी होती हैं कि जी मैंने फॉर एग्जांपल मैं अगर बात करता हूँ कि मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहा हूँ फॉर एग्जांपल, या मैं सेशन कंडक्ट करता हूँ, या मैं किसी इंटरनेशनल बॉडी का मेंबर हूँ, या मेरे बहुत सारे Welcome to Global Information Security Society for Professional of Pakistan. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गाइस, अपने अपने आप को म्यूट कर लीजिए प्लीज, ताकि ज़्यादा शोर ना आए बाहर से। और इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल आपको शुक्रिया ग्रुप आज उसको ज्वाइन करने का। हमने एक ग्रुप काफ़ी पहले बनाया था, इमिग्रेशन ग्रुप, लेकिन उसमें अभी तक कोई एक्टिविटी नहीं की थी हमने एज सच। तो ये हमारा पहला बाकायदा सेशन होगा उसके हवाले से इंशाल्लाह। तो अदनान भाई ने ऑफर किया कि वो अमेरिका के हवाले से जो उनको इंफॉर्मेशन है, जो उनको पता है, जो हो चुका है, कुछ लोग जा चुके हैं, मतलब एक सक्सेस स्टोरी है कुछ लोगों की, उन्होंने नहीं बताई, लेकिन ये चूंकि उसी प्रोसेस पे चल रहे हैं, उसी पाथ पे, तो ये शेयर करेंगे हमारे साथ, ताकि अगर कोई और भी जानना चाहे तो वो कर ले। तो इसीलिए रिकॉर्डिंग मैंने भी कर रहा हूँ, लेकिन आई एम नॉट श्योर कि मैं इसको अपलोड करूंगा या नहीं। ठीक है ना, क्योंकि इसके एंड पे कुछ इन्होंने एक वो बताना है प्लान का भी, तो वो हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे वो हिस्सा, तो पहले का जो होगा वो रिकॉर्ड करेंगे। इसीलिए अगर किसी से मिस होता है तो हमें शिकायत नहीं कीजिएगा बाद में, ठीक है सर। तो बाकी इन्फॉर्मेशन ऐसी नहीं होगी कि ना मिल सके, वो मतलब अब अदनान पे अवेलेबल है, उससे पूछ भी सकते हैं बाद में। अभी मकसद सिर्फ ये है कि एटलीस्ट लोग एक एक लेवल पे आ जाए, सबको एक साथ सबको सेम इन्फॉर्मेशन मिल जाए। उसके बाद जिसका मजीद मजीद फोकस होगा वो आगे चला जाएगा। ठीक है अदनान भाई, आप स्टार्ट कर सकते हैं। चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम अदनान ज़फ़र है। मैं वैसे थे सिक्योरिटी इंजीनियर मुत्तहदा अरब अमारात में मुकीम हूँ, और मैं इसी रास्ते का मुसाफिर हूँ पिछले 2 सालों से। इस सेशन को करने का पर्पस सिर्फ और सिर्फ यही था कि जो चीज़ मुझे 2 साल पहले, या कह सकते हैं कि पिछले साल मालूम हुई कि यार एक तरीका है पहुँचने का, वो अगर मुझे पहले मालूम होती तो शायद हम लोग किसी और स्टेज पे बैठे होते। इससे पहले मैं कनाडा के लिए भी ट्राई कर चुका हूँ, कनाडा के लिए मैं सास्कैचन के पूल में रह चुका हूँ। अगर आप म्यूट कर दें तो मेहरबानी होगी।
उसामा एंड इलियास, अगर आप म्यूट कर दे तो मेहरबानी होगी। इसको अच्छा मैं तो देख लूंगा, आप अपना कंटिन्यू ठीक है। करें। तो मैं सास्केचुअन के पूल में भी रह चुका हूँ। 67 पे था और 68 पे पूल बंद हुआ था। उसके बाद पूल ऐसा उड़ा है कि जैसे हमारी मार्केट जो है ना वो स्टॉक एक्सचेंज की क्रिप्टो गई ऊपर। ऑस्ट्रेलिया के भी ट्राई कर चुका हूँ। तो एक तरह से कह सकता है कि मैंने घाट घाट का पानी तो नहीं पिया, लेकिन कुछ घाटों का पानी पिया और मैं बकायदा डसा हुआ हूँ। तो सेशन को रखने का पर्पस ही बस सिर्फ यही था कि आप लोगों को जो है ना इतला आम कह सकते हैं या मुतनब्बा करना है कि आप जो लोग जो किसी कंसल्टेंट के साथ जाने की कोशिश कर रहे हैं, तो एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि अगर आपका केस स्ट्रॉन्ग है तो आप खुद भी कर सकते हैं। अगर आपका केस स्ट्रॉन्ग नहीं है तो कंसल्टेंट भी कुछ नहीं कर सकता। बड़े सिंपल सा जवाब है। अच्छा, आज का सेशन है वो हम जो फोकस कर रहे हैं वो सिर्फ यूएस के लिए कर रहे हैं, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका या रियासत मुत्तहदा हाय अमेरिका। तो हाय अभी जो है वो अगर पहुंच गए तो हाय है, नहीं तो हाय हाय है। अच्छा, जूम क्लाइंट आपको सबको मालूम है जूम क्लाइंट कैसे यूज़ कर सकते हैं, तो इसके ऊपर इतना फोकस करने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, सेशन स्टार्ट करने से पहले डिस्क्लेमर दे दूं आपको कि मैं ना किसी कंसल्टेंट को या किसी लॉ फर्म को रिप्रेजेंट करता हूं, ना मैं उनका एम्प्लॉयर हूँ, ना मेरा उनके साथ किसी किस्म का कोई राब्ता है, ना मेरा को उनके साथ मंथली या पर क्लाइंट फिक्स है। ये सब चीज़ें मैं सिर्फ और सिर्फ अपनी ज़ाती मालूमात की बुनियाद पर आप लोगों के साथ यहाँ पे इश्तराक कर रहा हूँ। जो चीज़ें मैंने अभी तक फेस की हैं, जो मुझे रास्ते पे नज़र आए हैं, उन सभी का निचोड़ समझने के इस आधे घंटे या एक घंटे के सेशन के अंदर मैं आपके सामने रख दूंगा। फिर फैसला करना आप लोगों का अपना काम है कि आप चाहें तो उस रास्ते को अख्तियार कर सकते हैं, या चाहें तो अभी लाइफ और एंजॉय करनी है तो एंजॉय द लाइफ भी कर सकते हैं। इट्स अप टू यू। अच्छा, इसमें मैंने ये भी लिखा है कि जी, आई एम ट्राइंग टू गेट द H1 वीज़ा फॉर ईयर 2025 एंड 26 एंड वांट्स टू हेल्प माय कंट्रीमैन। मैं 2024 के पूल में था, मैं सेलेक्ट नहीं हो सका। ठीक है, मैं उस पर भी बात करूंगा। और ये अभी 2025-2026 का जो पूल आने वाला है, जो कि फर्स्ट मंडे ऑफ एवरी अप्रैल होता है, उसके लिए अभी से आप जो है वो एम्प्लॉयर्स जो होते हैं वो सारा प्रोसेस स्टार्ट कर देते हैं। नवंबर दिसंबर में स्टार्ट करते हैं और जनवरी के मिड तक या आखिर तक वो प्रोसेस को क्लोज करके फिर वो सिर्फ तमाम चीज़ों को प्रिपेयर कर रहे होते हैं, डॉक्यूमेंटेशन तो कि वो USICS की वेबसाइट पे अपलोड करते हैं ड्यूरिंग द पूल ओपन्स। अच्छा, अभी आगे चलते हैं, इसकी बात अभी हम करेंगे थोड़ी देर में जब इस पे आएंगे। यूएस में दो टाइप के आपके पास वीज़ाज होते हैं। ठीक है, एक होता है इमिग्रेंट वीज़ा, एक होता है नॉन इमिग्रेंट वीज़ा। इमिग्रेंट वीज़े की ये टाइप्स हैं, IRC है, CR1 है, K3, K1, IR3, IH3 एंड सो ऑन। और सबसे आखिर में है एम्प्लॉयमेंट बेस्ड कैटेगरी। ये पहले से लेकर सात तक जितने भी हैं ये आप खुद भी चेक कर सकते हैं। ये इररेलेवेंट है हमारे, क्योंकि इसमें कुछ अगर आपकी फैमिली मेम्बर्स हैं तो वो आपको स्पॉन्सर कर सकते हैं। अगर आपकी कोई वाइफ है या आपके कोई हस्बैंड है, या अगर आपके कोई जो है फियांसे हैं, या आपका कोई ऐसा शख्स जो वहाँ रहता है और वो स्पॉन्सर कर सकता है, तो आप इस कैटेगरी में लाइक करते हैं। वेटिंग टाइम माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो इस पे तकिया अगर आप कर रहे हैं तो आपकी किस्मत है, अगर आ गया तो आ गया, नहीं आया तो फिर इंतज़ार फरमाइए। फिर आता है एम्प्लॉयमेंट बेस्ड कैटेगरी। एम्प्लॉयमेंट बेस्ड कैटेगरी अगर आते हैं तो इसमें हमारे पास जो है वो चार टाइप के वीज़ाज हैं। E1 कहते हैं, एम्प्लॉयमेंट बेस्ड 1 कैटेगरी, एम्प्लॉयमेंट बेस्ड 2 कैटेगरी, एम्प्लॉयमेंट बेस्ड 3 कैटेगरी और एम्प्लॉयमेंट वर्किंग बेस्ड 3 कैटेगरी। फिर C5, T25, R5, I5, ये सब चीज़ें इस कैटेगरी में आती हैं। अच्छा, अब इसकी मैं बात करता हूँ मज़ीद इसके ऊपर। और इसके अलावा एक और आता है जिसको EB2 भी कहते हैं, एम्प्लॉयमेंट बेस्ड 2 कैटेगरी। या फिर एक और चीज़ रिसेंटली USICS जो उनकी ऑफिशियल बॉडी है, गवर्नमेंट बॉडी है, जो इस पूरे प्रोसेस को जो है वो लुक आफ्टर करती है, कंट्रोल करती है। उन्होंने 2022 में ये प्रोग्राम निकाला था या 2019 में ये प्रोग्राम ऑफर किया था, जिसका मकसद था नेशनल इंटरेस्ट वेवर कैटेगरी, जिसको NIWEB2 या E2 भी कहते हैं। ये क्या करता है इस पे डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा, आप देखें ये USICS की वेबसाइट से उठाया हुआ डेटा है। ठीक है, मैं इसकी ऑथेंटिसिटी 99% तो कह सकता हूँ, 100% मैं कंफर्म नहीं कर सकता। हो सकता है बहुत से लोगों का इस पर इख्तलाफ हो, लेकिन हमारी उम्र में इख्तलाफ बड़ी कॉमन चीज़ है, तो मसला नहीं है। अच्छा, इसमें क्या होता है कि इसमें उन लोगों ने USICS ने चार कैटेगरीज जो थी वो उनको उन लोगों ने वहाँ पे प्रोमिनेंट किया था।
NIWEB 2 के अंदर, जिसको उर्फ आम में स्टेम भी कहते हैं, या साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथ्स, या मैनेजमेंट कैटेगरी भी। अगर आप इस कैटेगरी में फॉल करते हैं तो आप EB 2 के लिए एलिजिबल हैं। लेकिन ये एलिजिबिलिटी वैसे ही है जैसे हमारे मुमलिकत खुदा दाद पाकिस्तान में लिखा होता है कि अगर आप 1 से 10 तक पढ़ सकते हैं तो आप CA कर सकते हैं। तो जैसे आप 1 से 10 पढ़ने के बाद CA नहीं कर सकते, इसी तरह से आप इस कैटेगरी में आने के बाद भी आप ये नहीं कह सकते कि मैं सेलेक्ट हो जाऊंगा। ये हमारे यहाँ एक पैरामीटर है जो हमारे यहाँ कंसल्टेंट बड़े ज़ोरों शौक से बेच रहे हैं, और लोग अभी बड़े ज़ोरों शौक से इसको ख़रीद रहे हैं। कराची की ज़बान में एक और वर्ड भी यूज़ करते हैं, लेकिन मैं वो आज यूज़ नहीं करना चाहूँगा, आप लोग समझ सकते हैं। इसमें होता है क्या EBW 2 के अंदर कि आपके पास एडवांस डिग्री होनी चाहिए, बैचलर्स मिनिमम रिक्वायरमेंट है, मास्टर्स फेयर चांसेस हैं, और अगर आप PhD होल्डर्स हैं तो आपके चांसेस ज़्यादा हैं। मैं बात चांसेस ज़्यादा होने की कह रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा कि कंफर्म्ड है, क्योंकि बहुत सारे केसेस मेरे पास एज अ पर्सनल कैपेसिटी ऐसे भी आए थे जो शुरू शुरू में जिन्होंने अप्लाई किया तो बैचलर्स की एवेल्यूएशन पे भी वो उनको ये ग्रीन कार्ड मिल गया था। NIWEB 2 जो है वो आपको ग्रीन कार्ड देता है, यानी कि अगर आप अप्लाई करते हैं, आप उस पूरे प्रोसेस से रन हो के जब आप US लैंड करते हैं तो विद इन 2 वीक्स आपको ग्रीन कार्ड मिल जाता है। ग्रीन कार्ड इज लाइक अ परमानेंट रेसिडेंसी, जिसे यूरोप में ब्लू कार्ड कहते हैं, यूरोपियन यूनियन के अंदर, कि आप ताउम्र आप उस मुल्क के रिहायशी कंसीडर किए जाएंगे, मगर आप वोट नहीं डाल सकते। वोट के लिए आपके पास पासपोर्ट का होना लाजमी है। तो इस कैटेगरी का सबसे बड़ा जो एक बेनिफिट जो यही था कि आप जब अमेरिका में आप लैंड करते हैं, रिगार्डलेस ऑफ किस स्टेट में आप लैंड कर रहे हैं, 2 हफ्ते के अंदर आप अमेरिकन शहरी जो है वो बन सकते हैं, और आपके पास वही हकूक हासिल होंगे जो अमेरिका में रहने वाले किसी और शहरी को हासिल हैं। लेकिन इस प्रोसेस में 2 साल भी लगते हैं और 4 साल भी लगते हैं। होता क्या है कि आपको अपने सारे डॉक्यूमेंट्स जो आपने अपने इनिशियल डॉक्यूमेंट में जो आपने लिखा होता है, जिसको हम रेज्यूमे कहते हैं, जिसमें हमने जो जो चीज़ें लिखी होती हैं कि जी मैंने फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं अगर बात करता हूँ कि मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहा हूँ फॉर एग्ज़ाम्पल, या मैं सेशंस कंडक्ट करता हूँ, या मैं किसी इंटरनेशनल बॉडी का मेंबर हूँ, या मेरे बहुत सारे जो है वो रिसर्च पेपर्स जो हैं वो IEEE हो गया जो मेरी कंसर्न बॉडी है, या उससे रिलेटेड जितने भी ऑर्गेनाइजेशन है उनके अंदर पब्लिश हो चुके हैं, तो मैं अपने आप को एज अ वन ऑफ द कैसा टॉप एस्पिरेंट कंसीडर कर सकता हूँ। और मैं ये लिख भी दूंगा कि मेरे डॉक्यूमेंट्स में कि जी मैंने ये पब्लिश किया हुआ है, और मैंने ये सेशंस कंडक्ट किए हुए हैं, और मेरे ये जो है वो CPs जो मैं कंडक्ट करता रहा था एज अ टीचर, या मैं PhD हूँ और मेरे पास जो है इस फील्ड के अंदर इतने मेरे रिसर्च पेपर्स जमा हैं। ये तो बात है सिर्फ और सिर्फ आपकी कहने की। इस बात पे शायद आपका वो अप्रूवल आ जाए, लेकिन आपको प्रूफ भी करना है, और जब प्रूफ करना होता है तो आपको डॉक्यूमेंट देने पड़ते हैं। तो ये इसमें डॉक्यूमेंटेशन ज़्यादा है बनिस्बत कि आप की कि आप जो है वो आप शुरू में क्या कह रहे हैं। अच्छा, EB 2 के अंदर अब थोड़ा सा मज़ीद चलते हैं। EB 2 में वो ये कहता है कि जी आपने मस्ट शो एविडेंस ऑफ एडवांस डिग्री और एक्सेप्शनल एबिलिटी। एक्सेप्शनल एबिलिटी के अंदर आपके अंदर वो खसूसियत होनी चाहिए जो कि आपको दूसरों से मुमताज़ कर सके। अब मुमताज़ से मुराद है कि अगर आप PhD होल्डर हैं तो आपकी जो PhD है वो एक ऐसे डोमेन में है जो कि अभी तक अमेरिका में एक्सप्लोर नहीं हुआ, या उसके अंदर उसकी खपत है। बेसिकली ये कैटेगरी क्या कहती है कि आप जो हैं अमेरिका के लिए कितने बेनिफिशियल साबित होंगे, ये चीज़ आपको प्रूव करनी होती है विद फैक्ट्स एंड फिगर। मैं सिक्योरिटी इंजीनियर हूँ, मैं नेटवर्क इंजीनियर हूँ, आप जो है इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी प्रोफेशनल्स हैं, आप AI के चैम्पियन हैं, आप जो है वो बिग डेटा के चैम्पियन हैं, आप कुछ भी हैं। लेकिन अमेरिका में अगर बिग डेटा की मार्केट में ऑलरेडी लोग बैठे हुए हैं तो मार्केट के साथ आप अमेरिका को आपकी ज़रूरत नहीं है।
लेकिन अगर आप ये प्रूव कर देते हैं कि जो स्किल्स मेरे पास हैं, जो स्किल सेट मेरे पास है, उसके अंदर अमेरिका में इस टाइम पे मार्केट के अंदर खपत नहीं है और मार्केट की रिक्वायरमेंट है, तो आपके चांसेस हाई होते हैं, क्योंकि हर चीज़ को रिलेट होती है। और वो को रिलेट आपने करके देनी है वीज़ा ऑफिसर को। वीज़ा ऑफिसर खुद को रिलेट नहीं कर सकता, क्योंकि वीज़ा ऑफिसर का वो डोमेन नहीं होता। ठीक है, तो ये है एक्सेप्शन एबिलिटीज। एक्सेप्शन एबिलिटीज के अंदर बहुत सारे आ जाते हैं आपके। इसमें म्यूजिक, आपके मौसीकार भी आ जाते हैं, आपके एथलीट भी आ जाते हैं, आपके ड्रामा डायरेक्टर्स भी आ जाते हैं, राइटर्स भी आए, तो वो कैटेगरीज में इसमें आ जाती हैं स्पोर्ट्स के अंदर। आईटी के अंदर अगर बात करते हैं, आप क्वांटम कंप्यूटिंग की बात कर लेते हैं, आप इंडस्ट्रियल्स की बात करते हैं, जिसको हम ओटी भी कहते हैं, कि इसके अंदर मार्केट में लोग नहीं हैं, और मेरे अंदर वो एक एबिलिटी है कि मैं जाके अमेरिका के इस इशू को जो है वो रिजोल्व तो खैर नहीं कर सकता, लेकिन मैं पार्ट बन सकता हूँ उस एरिया को फोकस करके, उसके अंदर अपनी स्किल्स को शोकेस करके। अच्छा, थ्री फैक्टर्स जो है ना वो बड़े इसके अंदर कॉमन है। जो आप जब अपनी एप्लीकेशन फिल कर रहे होते हैं, तो उसके थ्री फैक्टर्स को आपको ख्याल रखना पड़ता है। यही सेम चीज़ जो है वो आपको, अगर आप किसी कंसल्टेंट के थ्रू जाते हैं तो वो भी आपको यही चीज़ बोलेगा। उसके अंदर मटेरियल क्या होगा वो अभी हम डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि वो बात फिर कहीं और चली जाएगी। मैं आपको सिर्फ जो है ना बर्ड आई व्यू दे सकता हूँ कि वो क्या क्या चीज़ें होती हैं। पहली चीज़ होती है आपका प्रपोज एंडीवर, जो कि आपका रेज्यूमे होता है, और रेज्यूमे में आपने जो जो बातें लिखी हैं उसको आपको वो डॉक्यूमेंट प्रूफ देना पड़ता है। फिर आपको बताना पड़ता है कि जी मेरे पास जो स्किल्स हैं उस स्किल्स की कहाँ कहाँ शॉर्टेज है, किस किस स्टेट में शॉर्टेज है, और मैं वो स्किल्स को या उस शॉर्टेज को कैसे फिल कर सकता हूँ। ठीक है, सेकंड कह रहा है कि जी पर्सन इज़ वेल पोजिशन टू एडवांस द प्रपोज एंडीवर। वही बात कि आपकी जो स्किल्स हैं उस स्किल्स के अंदर आप कितना मज़ीद उनको बेनिफिशियल, उनके लिए बेनिफिशियल साबित हो सकते हैं। थर्ड चीज़, इट वुड बी अ बेनिफिशियल टू द यूनाइटेड स्टेट्स टू वेव द जॉब ऑफर एंड दस द परमानेंट लेबर सर्टिफिकेशन रिक्वायरमेंट। किसी मुल्क के अंदर आपका जब आप जॉब वीज़ा लेते हैं तो उसके लिए आपको जॉब रिक्वायरमेंट की ज़रूरत पड़ती है, जॉब का आपको एम्प्लॉयर देता है। ये एक वाइड सिनेरियो है जिसमें एम्प्लॉयर आपका नहीं आता, क्योंकि आप जो कह रहे हैं कि मेरी जो स्किल्स हैं वो ऐसी हैं कि मुझे किसी एम्प्लॉयर की ज़रूरत नहीं है, मैं जाकर अपने आप को किसी भी एम्प्लॉयर के साथ एडजस्ट कर सकता हूँ। ये सिर्फ NIWEP2 के अंदर एक स्पेशल कैटेगरी है, बाकी नहीं है। अच्छा, ये तीनों चीज़ें आपने कर ली, आपने एंटीवर्स बना लिए, आपने प्रॉम्प्ट्स बना लिए, आपने रेफरेंस लेटर्स ले लिए। रेफरेंस लेटर्स से मुराद कि आपने जिन जिन लोगों के साथ काम किया है, चाहे आपके एक्स मैनेजर्स हैं या आपके कोई लोग भी हैं जिनको आप जानते हैं, वो आपको एक रेफरेंस लेटर दे देते हैं कि जी मैंने इस बंदे के साथ काम किया और इस बंदे के अंदर वो एबिलिटीज़ हैं जो ये कह रहा है। ये सब कुछ करने के बाद एक फॉर्म होता है जिसको सेल्फ पिटिशन फॉर्म कहते हैं, जिसको I-140 USICS की लैंग्वेज में कहते हैं, वो आपको फिल करके सबमिट करना होता है। और उसके बाद उसकी कोई फ़ीस होती है। दो टाइप की फ़ीस है। एक जो है वो, अगर आप कहते हैं कि प्रीमियम फ़ीस आप पे करना चाहें तो आप प्रीमियम फ़ीस भी पे कर दें, अराउंड $2,500 है। और एक नॉर्मल फ़ीस है, आई थिंक $750 है या $1,000 के करीब है, वो आप पे कर दें। प्रीमियम ये होता है कि आपका जो फ़ैसला जल्दी आ जाता है, नॉन प्रीमियम में फ़ैसले आने में 6 महीने भी लग जाते हैं। इन सब चीज़ों में एक चीज़ बड़ी कॉमन है कि आपने कौन सा सेंटर सेलेक्ट किया है। कुछ अर्से पहले तक जो आपका नॉर्विक नार्विक सेंटर था मेरे ख्याल में टेक्सास के अंदर, उसके अंदर प्रेशर लोड कम था, लेकिन अब वो भी ओवरलोडेड हो चुका है। तो आप जो भी सेंटर सेलेक्ट करें वो ये देखकर सेलेक्ट करें कि उस सेंटर के ऊपर लोड है या नहीं है। इससे आपको बेनिफिट ये मिलेगा कि आपकी एप्लीकेशन जल्दी जो हो पिकअप होके उस पर प्रोसेसिंग हो जाएगी। इस प्रोसेसिंग जो पहला स्टेप है, इसमें आपको पता चल जाएगा कि जी आपकी एप्लीकेशन नेक्स्ट स्टेज पे जाएगी या नहीं जाएगी। यानी कि आपको आप वो बाकायदा बुलाएंगे कि जी अप्रूव करें या नहीं करें। यहाँ पे अगर रिजेक्ट हो जाती है तो ज़िंदगी ख़त्म नहीं होती, आप दोबारा से अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि इन द एंड आप एक अमाउंट पे कर रहे हैं USICS को, और पैसा आता हुआ किसी को भी बुरा नहीं लगता। इस स्टेज से अगर आपका अप्रूवल आ जाता है तो फिर आप वीज़ा इंटरव्यू के लिए अपने आप को
और आप जो है उनका अमेरिकन जो वेबसाइट है USICS के ऊपर आप जाके अपना फिल करते हैं, कैटेगरी सेलेक्ट करते हैं और वीज़ा स्लॉट ले लेते हैं। वीज़ा स्लॉट लेने के बाद आप सारे डॉक्यूमेंट वहाँ जाके वीज़ा ऑफिसर के सामने रखते हैं। अच्छा, इंटरेस्टिंगली इसमें जो एक चीज़ बड़ी मज़े की है कि आप जब अपनी सेल्फ पिटिशन डालते हैं तो वो सेल्फ पिटिशन ह्यूमन एक बैठ के इंसान चेक करता है। वो सेल्फ पिटिशन एक ह्यूमन रीड करता है, वो कोई AI, कोई बॉट, कोई रोबोट रीड नहीं कर रहा होता। तो जब ह्यूमन रीड करता है तो आपको उसको उसी ही की लैंग्वेज में समझाना है कि भाई मेरे इस पिटिशन के अंदर मैं क्या क्या बातें कह रहा हूँ और उसकी क्या रेलेवेंस है। अगर तो जैसे कि फॉर एग्जांपल हम उमर ये कहते हैं कि आपकी CV जो है वो 7 सेकंड के अंदर वो रीड होती है। अगर आपकी CV सेकंड कैची है और 7 सेकंड के अंदर उसने देख लिया कि यार CV जो है ना मज़े की लग रही है, तो वो पूरी CV रीड करेगा। नहीं तो 7 सेकंड के बाद आपकी CV जाएगी डस्टबिन के अंदर या रिसाइकल बिन के अंदर जाएगा और नेक्स्ट बंदे पे बात चले जाएगी। ये डॉक्यूमेंट भी एग्जैक्टली ऐसा ही होना चाहिए कि जब वो बैठ के पढ़े तो उसको पता लगे कि यार ये डॉक्यूमेंट एक इंसान ने खुद लिखा है, बनिस्बत कि उसने ChatGPT या किसी भी AI बोर्ड का इस्तेमाल किया है। मज़े की बात भी है और अफसोस की बात भी है, जितने भी कंसल्टेंट मार्केट में बैठे हुए हैं, मैं नाम नहीं लूँगा, वो लोग आपसे प्रॉम्प्ट लेकर ChatGPT पे उस फॉर्म को रन करके एज इट इज़ वो आपको दे देते हैं कि सबमिट कर दें, या फिर आपके बिहाफ के ऊपर सबमिट कर देते हैं। और 90% इसके अंदर एरर्स आते हैं। ठीक है, वो एरर्स किस तरह से होते हैं कि आप महरम लिख रहे होते हैं और वो ChatGPT उसको मुजरिम बना रहा होता है। तो इस बात को भी आपको ख़ास ध्यान रखना पड़ता है। तो कहने का मकसद यह है कि चाहे आप किसी कंसल्टेंट के थ्रू जाएं या खुद जमा करें, इन द एंड मेहनत आपको ही करनी है। अगर आपने ये समझ लिया कि जी मैंने 8 लाख, 10 लाख, 12 लाख, 20 लाख देकर कंसल्टेंट से काम करवा लूँगा और कंसल्टेंट मेरा काम कर देगा, तो मुझे ये लगता है कि आप शायद अभी भी गलत सोच रहे हैं। काम आपको खुद ही करना पड़ेगा। जब आपने काम खुद ही करना है तो पैसे क्यों दे रहे हैं? सिंपल सी बात है। तो इस डॉक्यूमेंट को आप इतना टाइम दें कि आपको ये डॉक्यूमेंट ज़ुबानी रट जाए। ज़ुबानी रटने से मुराद ये नहीं है कि वो पूछे लाइन नंबर, पेज नंबर 4 की पैराग्राफ नंबर 2 की लाइन नंबर 3 में क्या लिखा हुआ है तो आप बता दें, नहीं। इसका मतलब है कि आप जो बात कह रहे हैं वो डॉक्यूमेंट में बाकायदा आपने जस्टिफाई की है, जिसको उर्दू में माफ़ी फिल ज़मीर भी कहते हैं। ये डॉक्यूमेंट इसलिए इम्पोर्टेंट है कि ये डॉक्यूमेंट आपको आगे लेके जाता है टिल द वीज़ा ऑफिसर ग्रांट्स यू अ वीज़ा। और वो कहता है कि थैंक यू वेरी मच, आपने हमें इतने पैसे दिए लेकिन मैं मुतमिन नहीं हूँ। ठीक है जनाब, ये हो गया। अब आ जाते हैं AB3। मार्केट में ये मंजन बड़ा बिक रहा है। कराची में लफ्ज़ मंजन इस्तेमाल करते हैं, आप टूथ पाउडर भी कह सकते हैं, आप टूथपेस्ट भी कह सकते हैं, या आप ऐसा कह सकते हैं हॉट केक भी कह सकते हैं। तो ये हॉट केक इसलिए बिक रहा है कि इसके अंदर दो चीज़ें बड़ी मशहूर हैं। एक स्किल्ड कैटेगरी है एम्प्लॉयमेंट बेस्ड 3, और एक अनस्किल्ड कैटेगरी है। ये भी वो मालूमात जो मैं जब खुद मैंने एक्सप्लोर करना शुरू किया और मैं कुछ लोगों से जब मेरा राब्ता हुआ तो उनसे मुझे ये मालूमात मिली। इसमें मज़े की बात क्या है कि AB3 जो है वो आपको ग्रीन कार्ड देता है, चाहे वो स्किल्ड हो चाहे वो अनस्किल्ड हो। ठीक है, और ये एक इमिग्रेशन कैटेगरी है। अच्छा, अब इसमें जो मार्केट में आजकल जो रेट चल रहा है वो है 17,000, $30,000 से 17,000 US डॉलर तक। होता क्या है कि एम्प्लॉयर आपको मिलता है, बदकिस्मती से मुझे हमारे है ही जो है वो भाई लोग मिले, और मैं उन्हीं की पैसों की आपको एज इट इज़ बता रहा हूँ। मुझसे $70,000 डिमांड किया गया था कि आपको EB3 पे हम अमेरिका में ले आएंगे और आपको $70,000 तक का खर्चा पड़ेगा। ये वो पैसा है जो आपके पास मुड़ के नहीं आएगा। ठीक है, और इसमें कोई गारंटी नहीं है कि आपका चक्कर लग भी सकता है और आप पहली पुल पे आउट भी हो सकते हैं। एम्प्लॉयर को पैसे मिल गए, उसका काम ख़त्म। ठीक है, इस 30 से $17,000 के अंदर आपको एम्प्लॉयर सारी डॉक्यूमेंटेशन करके देगा जिसमें वो ये प्रूव करेगा लेब लीगली मिनिस्ट्री ऑफ लेबर के अंदर जाके, जिसको मेरे ख्याल में DOL भी कहते हैं, डिपार्टमेंट ऑफ लेबर, कि मेरे पास ये जो स्पेसिफिक कैटेगरी है या मेरे पास स्पेसिफिक जो जॉब पोजीशन है वो पोजीशन मुझे इंटरनली फिल नहीं हो पाई, तो मुझे बहालत मजबूरी
बाहर से एक बंदा लेके आना पड़ रहा है जो स्किल सेट के ऊपर पूरा उतरता है, यानी कि नॉट 100%, 120 to 150%। तो बराए मेहरबानी मुझे परमिशन दें कि मैं इस बंदे को अपने जो है एम्प्लॉयमेंट बेस कैटेगरी पे यूएस में उसको बुला लूँ। इस प्रोसेस में भी 1.5 साल से 2 साल भी लगते हैं। तो ये ऐसा प्रोसेस नहीं है कि जो आपको अगले 3 महीने के अंदर अमेरिका में ला के बैठा देगा। अगर आपसे कोई ये दावा कहता है तो आप मुझे कनेक्ट करवा दें, तो हो सकता है मैं भी उसे कुछ वो फैज़ हासिल कर लूँ। ठीक है, ये वो वाला फैज़ नहीं है जो लोग आजकल नुकसान उठा रहे हैं। अच्छा, दूसरी बात यह है कि ये ज़्यादातर जो ये कार्रवाई होती है ये टेक्सास में होती है। टेक्सास अमेरिका की उन कुछ स्टेट्स में है जहाँ पे हमारे देसी जो है ना बदर्जे उत्तम पाए जाते हैं। तो ये वो देसी हैं जिन्होंने वहाँ जाके ये कुछ मार्क जो है उसके लूप होल्स दरियाफ्त किए और उसके बाद उनको एक्सप्लॉइट करना शुरू कर दिया। मैं एक्सप्लॉइट इसलिए कह रहा हूँ कि आपसे पैसे ले रहे हैं। अगर तो एम्प्लॉयर आपको बुला रहा है, उसकी रिक्वायरमेंट है, तो एक्सप्लॉइटेशन नहीं है। लेकिन अगर वो आपको एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, आपसे पैसे चार्ज करके बुला रहे हैं, तो वो एक तरह से एक्सप्लॉइट में आता है, क्योंकि आपको जाना है, उसको पैसा चाहिए। अच्छा, सेकंड पॉइंट पे ड्यूरेशन इज़ 1.5 to 4 years, चाहे स्किल में जाए अनस्किल में जाए। अच्छा, अब इसकी जुगाड़ भी सुन लें कि जुगाड़ क्या है इसकी। इसकी जुगाड़ बड़ी सिंपल सी है कि आपके पास अगर अमेरिका का B1 B2 वीज़ा लगा हुआ है, जो 5 साल का मल्टीपल एंट्री वीज़ा होता है, तो इसमें अगर आपका मिनिस्ट्री ऑफ लेबर से या डिपार्टमेंट ऑफ लेबर से अप्रूवल आ जाती है और USICS के ऊपर पटिशन अप्रूव हो जाती है, तो सबसे आखिरी पड़ाव जो है ना, बिल्कुल अमिताभ बच्चन के आखिरी पड़ाव जो है वो, जो कि वीज़ा ऑफिसर आपसे खुद बैठ के सवाल करता है और उसके बिहाफ के ऊपर वो डिसाइड करता है, वो आप बाईपास कर सकते हैं। यानी 80% आपका प्रोसेस निकल गया, 20% बाईपास कर सकते हैं कि आप अमेरिका में जाके बैठ जाएं। वीज़ा लेकर 3 महीने के बाद स्टेटस चेंज ऑफ स्टेटस की एप्लीकेशन सबमिट करें। उस स्टेट ऑफ चेंज जो है चेंज ऑफ स्टेटस के अंदर वो आपको EB3 के अंदर आपका एम्प्लॉयर कन्वर्ट कर देगा। सिर्फ और सिर्फ यही जुगाड़ है, लेकिन पैसे इतने ही लगने हैं, या हो सकता है पैसे कम भी लगे। अच्छा, ये चीज़ होगी। ये तो होगी स्किल्ड कैटेगरी। अनस्किल्ड कैटेगरी क्या है? अनस्किल्ड कैटेगरी ये है कि जी, अगर आप, कुछ स्टेट ऐसी हैं अमेरिका में जहाँ पे अभी भी लेबर की कमी है। लेकिन रिसेंटली मैंने कुछ स्टेट पढ़ी थी, वहाँ पे एक सीज़न होता है फिशिंग के अंदर, फिशिंग के सीज़न में वहाँ पे उनको बंदे चाहिए होते हैं और वो बंदे उनको नहीं मिलते। तो उससे उसके अंदर वो लोग जो हैं वो पैराग्वे से या मैक्सिको से वो लोग उठाते हैं, लेबर उठाते हैं, उनको 6 महीने के लिए वहाँ पे रखते हैं, उसके बाद उनको पे कर देते हैं। या फिर जितनी भी और जॉब्स हैं जो जितने भी डंके लगा के गए हुए वो लोग कर रहे होते हैं और फिर भी वो मार्केट में खपत पूरी नहीं होती, तो उसके अंदर केस के अंदर वो लोगों को बुलाते हैं और उनको वहाँ पे जो है वो एक जो है ग्रीन कार्ड की ऑफर करते हैं कि आप हमारे साथ आए, काम करें और हम आपको ग्रीन कार्ड दे देंगे। EB3 के अंदर ग्रीन कार्ड आपका 6 हफ्ते के अंदर आ जाता है, चाहे स्किल्ड हो चाहे अनस्किल्ड हो। फ़र्क इतना है कि स्किल्ड के अंदर ग्रीन कार्ड के बाद आप आज़ाद हैं। ठीक है, कि आप चाहें तो अपना किसी और एम्प्लॉयर के साथ अपने आप को एसोसिएट कर लें, या अगर आपको अपना एम्प्लॉयर के साथ आपके टर्म्स एंड कंडीशन अच्छी हैं और आप समझ रहे हैं कि वो आपको एक फेयर जो है वेजेस पे कर रहा है, सैलरी पे कर रहा है, तो आप उसके साथ कंटिन्यू कर सकते हैं। अगर आप समझते हैं कि नहीं, तो आप एम्प्लॉयर चेंज कर सकते हैं विदाउट हैविंग एनी चैलेंजेस। अनस्किल्ड कैटेगरी में आप बाउंड हैं कि आपने 1 साल काम करना है। आप चाहें तो 6 हफ्ते के बाद एम्प्लॉयर को $5,000 $6,000 देके साइड पे हो जाएं और निकल जाएं। ठीक है, वो हो सकता है, लेकिन जब आपका पासपोर्ट हासिल करने का टाइम आएगा तो उस टाइम पे ये चीज़ वेरीफाई की जाती है कि आप एक अनस्किल्ड कैटेगरी पे आए थे एंड यू सपोज टू वर्क फॉर 1 year विद अ स्पेसिफिक एम्प्लॉयर और अंडर द स्पेसिफिक कैटेगरी विद द डॉक्यूमेंटेड प्रूफ। यानी कि आपके सैलरी वहाँ पे जमा हुई हो और उसमें जो भी टैक्स बनता है वो कटे। अगर वो चीज़ नहीं हुई तो यू हैव अ वेरी थिन चांसेस कि वो आपको रिजेक्ट कर देंगे। ये एक मेजर डिफरेंस है। तो आप चाहें उस 5 साल में 1 साल काम कर लें, शुरू के या आखिर के दरमियान में, या आप चाहें तो फिर बाद में परेशानी उठाएं। ये वो इन्फॉर्मेशन है जो मैंने जब एक्सप्लोर की तो मुझे वो चीज़ें मिली थी। यही चीज़ मैंने स्किल में अभी बताया है। इसके अंदर फ़र्क क्या है कि जिसके अंदर जो है हमारे जितने भी जो कंसल्टेंट बैठे हुए हैं, मुझे भी कुछ टकरे हैं। कोई लोग जो हैं वो ओमान में बैठे हुए हैं, ओमान नॉट अमान।
और एक दो कराची में भी बैठे हुए हैं, उन्होंने $17,000 से $22,000 तक मुझसे मांगा था अनस्किल्ड कैटेगरी के अंदर। टाइम फ्रेम वही है, 1 से 2 साल या 2 से 4 साल। इसमें आपको कोई आइल्स की रिक्वायरमेंट नहीं है, कोई टोफल की रिक्वायरमेंट नहीं है, सिर्फ आपको इंग्लिश आनी चाहिए, ताकि जब वीज़ा ऑफिसर आपसे जाके सवाल पूछे तो आप हमारे जो हैं वो एक्स प्राइम मिनिस्टर की तरह आप बाबा मत करें, आप उसको प्रॉपर जवाब दे सकें। यही चीज़ है इसके अंदर। चले जी, अब आए थे नॉन इमिग्रेंट वीज़ा के ऊपर। नॉन इमिग्रेंट वीज़ा दो टाइप के होते हैं, B1 B2 कहते हैं या H1B कहते हैं। B1 B2 जिसको अमेरिका बेसिकली एज अ प्लेजर वीज़ा कहता है, टूरिस्ट वीज़ा कहता है, या फैमिली रियूनियन वीज़ा भी कहते हैं। B1 B2 दोनों एक ही चीज़ के दो नाम हैं। इसके अंदर एक और चीज़ भी आती है जिसको हम मेडिकल वीज़ा भी कहते हैं। तो B1 B2 के लिए क्या होता है कि आप अपना DS-160 फॉर्म फिल करते हैं, उसमें आप जस्टिफाई करते हैं कि जी आप अमेरिका क्यों जाना चाह रहे हैं, फॉर विजिट वीज़ा, फॉर विजिट ओनली। इसमें आप कह सकते हैं फैमिली रियूनियन है, शादी है, तो आप इनविटेशन कार्ड भी लगा सकते हैं, या आप कह रहे हैं कि जी मैं घूमने जा रहा हूँ, तो आप अपनी सारी उसकी डिटेल्स भी प्रोवाइड कर सकते हैं। उसके बाद आप वीज़ा जो स्लॉट अरसा, अगर मुझे थोड़ा सा टाइम दें तो मैं आपको इसका जवाब सबसे आखिर में दे दूंगा जब क्वेश्चन आंसर पे आऊँगा। अच्छा, B1 B2 जो है माशाल्लाह से पाकिस्तान में तो अभी स्लॉट्स बंद हैं। मैं खुद इसका मुसाफिर हूँ B1 2 का, तो मुझे आइडिया है। यूएई के अंदर अप्रोक्सीमेटली 350 दिनों से ऊपर चला गया है, यानी कि इस टाइम मैं अगर देखूँ तो मुझे जनवरी 2026 की स्लॉट नजर आएंगी अबू धाबी के अंदर। जनवरी 2026 की, 2025 की बात नहीं कर रहा मैं, क्योंकि हम लोग जो है वो काफ़ी इस टाइम पे जो है ना वो भागने की कोशिश कर रहे हैं। जद्दा में स्लॉट 30 दिन के बाद आ रही थी, जब मैंने चेक की थी अगस्त के अंदर या सितंबर में। तो जद्दा एक, अगर आप सऊदी में रहते हैं और आप B1 B2 के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं तो एक अच्छा ऑप्शन है, आप जद्दा से भी कर सकते हैं। तो वो कर सकते हैं। ओमान में भी शायद स्लॉट कम है और कतर में भी टाइमिंग कम है। यूएई में इस टाइम टाइमिंग जो है वो बहुत ज़्यादा है, आपका वेटिंग टाइम बहुत ज़्यादा जा रहा है। रियाज का मैंने अभी देखा नहीं है, आप देख सकते हैं जब बुक करना चाहें। इसकी कुछ वेबसाइट्स हैं जहाँ पे अमेरिका की आपको खुद बता देते हैं कि वेटिंग टाइम क्या चल रहा है। मुझे एक वेबसाइट मिली थी जो वीज़ा स्लॉट की आपको इन्फॉर्मेशन एक आगे देती थी, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ जो है वो इंडिया के लिए काम कर रही है, तो बाकी किसी और जगह के लिए वो स्लॉट अवेलेबल नहीं है। मतलब वो बेसिकली एक्सटेंशन थी गूगल क्रोम के ऊपर, वो किसी और कंट्री पर फोकस नहीं करे, सिर्फ इंडिया के लिए ही कर रहे हैं। तो इंडिया के लोग तो हमारे साथ है नहीं, तो अभी कुछ कह नहीं सकते। अब आ जाते हैं आखिरी चीज़ के ऊपर, जो कि हमारा आज का मेन टॉपिक भी है, H1B। पहली बात तो ये देख लें कि H1B नॉन इमिग्रेंट वीज़ा है, इमिग्रेशन वीज़ा नहीं है। तो अगर आपको कोई ये कह रहा है कि जी H1B इमिग्रेंट वीज़ा है, तो आप USICS की वेबसाइट पे जाके खुद भी चेक कर सकते हैं। इट्स अ नॉन इमिग्रेंट वीज़ा, ये आपको इमिग्रेशन नहीं दिलवाता, याद रखिएगा। चले जी, B1 B2 वही कैटेगरी, कोई मीटिंग के लिए जा रहा है, कोई फैमिली मेम्बर के लिए जा रहा है, कोई एक्सप्लोर करने जा रहा है, कोई मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए जा रहा है। ये आपकी अपनी जो है उसके ऊपर ज़ाती इस्तेकाक के ऊपर है कि आप किस मकसद के लिए B1 B2 के लिए अप्लाई कर रहे हैं। B1 B2 पे ज़्यादा बात नहीं करूँगा कि B1 B2 के ऊपर टिकटॉक भरा पड़ा हुआ है, जो आपको बड़े मुख्तलिफ किस्म के मशवरे दे रहे होते हैं। ठीक है, जैसे वो कहते हैं ना, नीम हकीम खतरा है जान। तो ये भी टिकटॉक पे माशाल्लाह से काफ़ी हमारे ऐसे बैठे हुए हैं। अच्छा, मज़े की बात बताऊँ आपको, B1 B2 के ऊपर जब मैंने कुछ लोगों से मालूम किया, कुछ कंसल्टेंट्स ने, तो मुझसे 1500 दिरहम से लेकर 5000 दिरहम पर बंदा चार्ज किया गया। मुझे फीस बताइए, हम आपको स्लॉट निकलवा के देंगे पिछले अगले 2 महीनों के अंदर, और पर बंदा 1500 दिरहम या 5000 दिरहम पर बंदा, यानी फैमिली ऑफ 4 है तो 20,000 दिरहम तो आपको सीधा सीधा B1 B2 के स्लॉट के लिए गए। ये मैं बात करूँ यूएई के अंदर, बाकियों का मुझे नहीं आइडिया। तो ये भी मार्केट में काफ़ी चीज़ें चल रही हैं। खाली इसके लिए नहीं चल रही, बीएफएस पे भी चल रही है, लेकिन बीएफएस के ऊपर हम बात नहीं करेंगे। अच्छा जी, H1B कैटेगरी नॉन इमिग्रेंट वीज़ा कैटेगरी है। ठीक है, टेम्परेरी बेस वीज़ा है। जिस तरह आप सऊदी में बैठे हुए हैं तो आप 2 साल के या 3 साल के जो है टीपी कहते हैं, टेम्परेरी टीआरपी, टेम्परेरी रेजिडेंट परमिट होता है। यूएई में भी 2 साल का 3 साल का टीआरपी ही होता है, या आप 2 साल 3 साल तक के लिए यूएई में काम कर सकते हैं। उसके बाद रिन्यू हो गया तो वेल एंड गुड, नहीं हुआ तो दूसरी जगह ढूंढें, नहीं तो वापसी जाएं। सिमिलरली H1B भी यही होता है। क्या
का 3 साल का वीज़ा होता है जो कि रिन्यू हो जाता है एवरी 3 इयर्स। या फिर आप उस 3 साल के अंदर अपना स्टेटस चेंज ऑफ स्टेटस की एप्लीकेशन डाल सकते हैं, और वो स्टेटस चेंज होता है बेसिकली आपका ग्रीन कार्ड होता है। इस वीज़े पे आपको इमिग्रेशन नहीं मिलती, आपको चेंज ऑफ स्टेटस डालना पड़ता है, ये याद रखिएगा। चेंज ऑफ स्टेटस जो बेसिकली इसको हम कहते हैं ग्रीन कार्ड। अच्छा, इस इस कैटेगरी के इश्यूज क्या क्या हैं? देखिए, अगर तो मैं कंसल्टेंट होता तो मैं आपको उसके फ़वाइद गिनवाता कि जी ये फ़ायदा है, वो फ़ायदा है, वो फ़ायदा है, अमेरिका तैयार बैठा हुआ है, वहाँ आप जाएंगे तो दख्तों पर डॉलर लगे होंगे, हमने ज़मीन खोदनी है तो ख़जाने निकलेंगे। वो हम लोग का मकसद नहीं है। तो हम बात करेंगे इसमें क्या क्या मसले मसाइल हैं, ताकि आप लोग पहले ही ज़हनी तौर पे तैयार हो जाएं कि भाई अगर मैं इस रास्ते में चलने जा रहा हूँ तो क्या क्या दुश्वारियाँ पेश आ सकती हैं। जब आप H1B पे लैंड करते हैं तो सबसे पहले चीज़ तो ये इस चीज़ पे मुनहसर है कि आपका जो एम्प्लॉयर है वो माशाल्लाह से कितना अच्छा है। बहुत सारे एम्प्लॉयज़ आपको 3 साल तक एनओसी ही नहीं देते। इसका मतलब है कि जब तक आपको एनओसी नहीं मिलेगी आप ग्रीन कार्ड के लिए अप्लाई ही नहीं कर सकते। 3 साल के बाद आपको दोबारा पाकिस्तान आना पड़ेगा। यहाँ से वीज़ा लगा था वहाँ पे दोबारा आना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल अगर आपका वीज़ा सऊदी से लगा था, 3 साल के बाद आपको दोबारा वो वीज़ा रिन्यू करना पड़ेगा। H1B जिस मुल्क से लगता है उसी मुल्क में आपको दोबारा जाके रिन्यूअल डालना पड़ता है। और ये चीज़ मुझे मालूम पड़ी थी कुछ इंडियन लोगों से, जिन्होंने मुझे बताया था कि वो इंडिया से उन्होंने H1B लिया था, उनका H1B रिन्यू करने के लिए उनको इंडिया वापसी जाना पड़ा। पहली चीज़। दूसरी चीज़, H1B के अंदर अगर आप छुट्टी पे गए हैं और पाकिस्तान गए हैं तो देर हाई चांसेस कि वापसी भी आपको मना कर दें। सॉरी सर, थैंक यू वेरी मच, यू आर नॉट अलाउड। ये भी इश्यूज हुए हैं, तो ये चीज़ भी आप जहन में रख सकते हैं। अच्छा, फॉर एग्जांपल आपका एम्प्लॉयर अच्छा है, आपने 3 महीने बाद ग्रीन कार्ड के लिए एम्प्लॉयर से कहा कि यार मुझे ग्रीन कार्ड के लिए अप्लाई करना है, प्लीज़ मुझे एनओसी दे दे। तो अगर तो आपको एम्प्लॉयर ने खुद बुलाया है, फॉर एग्जांपल आपने 1 रुपया पे नहीं किया और एम्प्लॉयर ने आपको बुला लिया, तो एम्प्लॉयर आपको एनओसी दे देगा। लेकिन बहुत से एम्प्लॉयर्स आपको एनओसी नहीं देते, तो आपसे वो डिमांड करते हैं कि मुझे $5,000 दो या $10,000 दो तो मैं आपको ग्रीन कार्ड के लिए एनओसी दूंगा। यह आपकी किस्मत पर है कि आपको कैसा एम्प्लॉयर मिला है, अगर आप H1B पे अमेरिका मौजूद हैं। और ये वो चीज़ें हैं जो मैंने खुद लोगों से सुनी हुई हैं, और ये फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन है। दूसरी बात, एम्प्लॉयर जो होता है वो आपको ग्रीन कार्ड की जो होता है वो फीस पे करता है, क्योंकि आप एम्प्लॉयर आपके बेहाफ के अप्लाई कर रहा होता है। ना तो एम्प्लॉयर अप्लाई कर रहे होते हैं, ना आप अप्लाई कर रहे होते हैं। बेसिकली आप एक लॉ फर्म को हायर करते हैं, कंसल्टेंट्स को हायर करते हैं, जो आपके भी आपके पास सारी डॉक्यूमेंटेशन बनाकर वो सबमिट करते हैं USICS को, उसके वो चार्ज करते हैं। इसी तरह से अगर एम्प्लॉयर उनको इंगेज करता है तो एम्प्लॉयर फीस पे करेगा, अगर आप इंगेज करते हैं तो आप फीस पे करेंगे। दोनों एंड के ऊपर आपको ग्रीन कार्ड की फ़ीस पे करनी है। गवर्नमेंट फीस अराउंड 1,000 to 2,000 US डॉलर है। ऊपर जितना गुड़ डालेंगे इतना मीठा है। अच्छा एम्प्लॉय, अच्छा कंसल्टेंट लेंगे, अच्छा लॉ फर्म अटैच करेंगे, 10,000 लेगा, 12,000 लेगा, 6,000 लेगा। अगर कोई हल्का फुल्का लेंगे, यानी सुबह को लॉ फर्म बना हुआ है, शाम को बैठ के वो किसी रेस्टोरेंट में काम कर रहा है, तो वो 3,000 दिरहम में भी लेके, $3,000 लेके आपका काम ख़राब करेगा। तो ये आपकी किस्मत है कि आपने कौन सा लॉयर ढूंढा है। तो H1B के बाद 3 महीने के बाद या 6 महीने के बाद आप एनओसी के लिए या ग्रीन कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ग्रीन कार्ड की जो फीस होती है एम्प्लॉयर पे करता है, एम्प्लॉयर आपसे पे करता है। इसके अंदर एक और मसला क्या है कि आप जब H1B पे जाते हैं, फॉर एग्जांपल एम्प्लॉयर ने आपको बोला कि जी मेरे पास यहाँ पे स्लॉट है, मैं आपको H1B पे मैं आपका बैलेटिंग में नाम डलवा देता हूँ। अच्छा, मैं H1B के प्रोसेस पे भी जाऊँगा बाद में कि प्रोसेस कैसे होता है। आप पहुँच गए, एम्प्लॉयर कह रहा है कि जी मेरे पास जॉब नहीं है, आप खुद जॉब ढूंढो। और आप जिस कंपनी में जॉब मिलेगी आप उस कंपनी को बोलेंगे जी मैं C2C पे काम करूँगा। C2C बेसिकली कंपनी टू कंपनी कॉन्ट्रैक्ट होता है US के अंदर, जिसमें ऐसा थर्ड पार्टी आप कह सकते हैं कि आपकी काम किसी और के लिए कर रहे हैं, लेकिन आपकी कंपनी आपकी पेरेंट कंपनी को या आपकी जो कंसल्टेंट कंपनी थी जिसके पेरोल पे आप थे उसको पैसे दे रही होती हैं, और फिर वो अपना चार्ज रखकर आपसे बकाया पैसे दे रहे होते हैं। इसमें ऑब्वियसली बात है आपको 100% सैलरी तो नहीं मिलती, क्योंकि टैक्स करता है, और टैक्स जो है हर स्टेट का अलग है। एक फेडरल टैक्स है और एक स्टेट टैक्स है। टेक्सास में स्टेट टैक्स मेरे ख्याल में शायद नहीं है या कम है। वर्जीनिया में सबसे हाईएस्ट है और न्यूयॉर्क में सबसे हाईएस्ट है।
उसके बाद टैक्स करने के बाद जो पैसे बचते हैं उसमें कुछ एम्प्लॉयर जो होते हैं वो कहते हैं 30% मैं रखूंगा, बाकी आप रखेंगे। कुछ एम्प्लॉयर कहते हैं कि 80% आप रखेंगे, 20% मैं रखूंगा। ये डिपेंड करता है आपके एम्प्लॉयर के, आपके एंगेजमेंट के साथ क्या है। और एम्प्लॉयर कहता है 3 महीने के बाद कि जी मेरा जो है वो, मैं आपके साथ काम नहीं कर सकता, मैं आपको प्रोजेक्ट की बुनियाद पे लेके आया था और प्रोजेक्ट मेरे पास रहा नहीं है, तो आप आज़ाद हैं, तो आप W2 वीज़ा पे भी कर सकते हैं। W2 वीज़ा क्या होता है कि आपने कंपनी के साथ, या कंपनी को आपने अप्रोच किया है, कंपनी ने आपको अप्रोच किया, आपने कंपनी के साथ इंटरव्यू स्लॉट्स जो भी था आपका प्रोसेस रन हुआ, इंडियन कंपनी को पता चला कि आप H1B पे हैं, तो उस कंपनी ने आपका H1B हमने पास कन्वर्ट करवा लिया। जब हमने पास कन्वर्ट कराया तो उस प्रोसेस को वो W2 का नाम देते हैं। मेरे एक दो रिसेंटली इसी W2 पे उन्होंने दूसरी कंपनी के साथ काम कर रहे हैं, तो ये भी पॉसिबल है। डिपेंड करता है कि आपको क्या मिला है। वही, यू विल बी पेइंग 20 to 30% ऑफ योर सैलरी, ओके, आफ्टर डिडक्टिंग द टैक्स। याद रखिएगा, यूएस इज अ टैक्स बेस्ड कंट्री। अगर आप यूई में रहते हैं या सऊदी में रहते हैं, कतर में या जीसीसी में रहते हैं, जो कि टैक्स फ्री हेवन कहा जाता है, तो आप ये माइंड में सोच के मत रखिएगा कि जी हम यूएस में भी जाके जो मुझे सैलरी मिली लिखी हुई वही मिलेगी, ऐसा नहीं होगा। तो आपको सैलरी जो है वो वही मिलेगी टैक्स कटने के बाद। तो उसमें आप सर्वाइवल स्टेट पे जाएंगे, तो आपको सरवाइव करना है 1 साल, 2 साल, 3 साल, जब तक आपके पास ग्रीन कार्ड नहीं आता। ग्रीन कार्ड के बाद आपके पास वहाँ पे राइट्स तब्दील हो जाएंगे। H1B पे आपके बड़े रिस्ट्रिक्टेड या लिमिटेड राइट्स रहते हैं। तो H1B ऐसा नहीं है कि आप जो है ना वो आपकी दुनिया तब्दील हो जाएगी। H1B के बाद भी जो है ना सितारों से आके जहान और भी हैं वाली मिसाल है। अच्छा, इसमें होता है कि H1B के अंदर आप कुछ एम्प्लॉयर्स जो हैं वो यहाँ से हर साल लोग उठाते हैं। ठीक है, लोग उठाने के बाद उनको वहाँ पे ले जाते हैं। H1B में जब उनको मिल जाता है, वहाँ पे जाके उनको बोलते हैं कि ठीक है आज़ाद हो, अब जाओ अपना काम ढूंढो। और गवर्नमेंट कहते हैं कि जी मैंने जिस प्रोजेक्ट के ऊपर कंपनीज को, एम्प्लॉयज़ को हायर किया था, तो वो प्रोजेक्ट मेरा कंप्लीट नहीं हो सका, तो मुझे अब ज़रूरत नहीं है। इसमें गेम क्या चलती है, जब आप कंपनी कहती है कि हम एक प्रोजेक्ट लेके आ रहे हैं, और उस प्रोजेक्ट में हम अगर अगर लोकल्स को हायर करेंगे, तो लोकल्स को पता है या 3 महीने बाद या 2 साल के बाद ये प्रोजेक्ट खत्म हो जाएगा, तो मेरी जो है वो एसोसिएशन जो है बड़ी जो है ना रिस्की है इनके साथ। मेरी जॉब सिक्योरिटी जीरो है, ये बड़ी रिस्की है, तो मैं क्यों आऊँ। तो उस केस में वो कहते हैं कि हमें बंदा वो चाहिए बाहर से, ये 2 साल 3 साल काम करे, हमारा प्रोजेक्ट खत्म होगा, उसके बाद बंदा आज़ाद, हम आज़ाद। इस गेम के ऊपर वो एक तरह से जो है ना जो सिस्टम को जो है ना वो एक्सप्लॉइट करके वो आप लोगों को बुला लेते हैं, जो भी H1B पे रहता है। नॉर्मली ऐसा नहीं होता, लेकिन कुछ एम्प्लॉयर में ऐसा भी होता है। ठीक है, तो जब आपका वीज़ा स्टैंप होता है, उसके बाद बोलते हैं जी अल्लाह हाफिज़, अपनी दूसरी जगह ढूंढें या हमारे से C2C पे काम करें। और उसके बाद जब तक ग्रीन कार्ड नहीं मिलता, आप हमारे साथ अटैच रहें, ग्रीन कार्ड के बाद आप जाने, आपका काम जाने। अच्छा, दूसरा मसला क्या है कि जब आप H1B पे आपने वीज़ा लिया और आप अमेरिका पहुंचे, तो जिस दिन आप लैंड किया उसके 2 हफ्ते के अंदर आपको अपना सोशल सिक्योरिटी नंबर लेना होता है। जिस तरह एमनेस आईडी है, सोचिए कि मुझे नहीं पता कौन सी आईडी होती है। वो आईडी निकलने के बाद आपको सबसे पहले एक बैंक अकाउंट खुलवाना पड़ता है, जो कि सैलरी बैंक अकाउंट होता है। वो खुलने के बाद आपको अपने एम्प्लॉयर को वो इन्फॉर्मेशन देनी पड़ती है। फिर एम्प्लॉयर क्या करता है कि अगर आपके पास जॉब करें तो वेल एंड गुड, अगर आप जॉब नहीं करें और आपको बहुत शौक था कि मैं अमेरिका पहुंच जाऊँ उठने के बाद, तो फिर आपको अपनी जेब से एम्प्लॉयर को उस मंथ की पूरी सैलरी देनी पड़ेगी। आपको सैलरी देनी पड़ेगी पूरी। और उसके बाद उस सैलरी में से वो क्या करेगा कि अपना टैक्स डिटेक्ट करके वो आपके अकाउंट में पैसे वापसी डाल देगा। तो ये एक एक्सपेक्ट भी आप अपने जहन में याद रखें कि आपको वहाँ जाके ये इश्यूज भी फेस होते हैं। तो ऐसा ना हो कि आप बोलें कि यार मेरे पास तो पैसे नहीं है, मैं पैसे कहाँ से दूँ। तो ये वो चीज़ें हैं जो मैंने फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन ली हैं। वही चीज़, once your social security number is issue, you have not joined the company because of any reason, you are still required to pay the tax, which means employer, तो आपको सैलरी देनी पड़ती है। इसकी वजह सिर्फ और सिर्फ ये होती है कि आप सिस्टमों को बता रहे होते हैं कि जी आप वहाँ पे आके ज्वाइन कर चुके हैं और आपने अपना टैक्स स्टार्ट कर दिया है, ताकि आप सिस्टम को या 3 महीने बाद या 6 महीने बाद जब ग्रीन कार्ड के लिए अप्लाई करें तो सिस्टम उस चीज़ पे कोई इतराज़ नहीं करे। और भी बहुत सारे फैक्टर्स हो सकते हैं जो अभी तक मेरी नज़र से नहीं गुजरे। तो ये जो इन्फॉर्मेशन जो मैं आपको दे रहा हूँ, ये कोई 100% कंफर्म इन्फॉर्मेशन नहीं है, उसमें कुछ चीज़ें प्लस माइनस भी हो सकती हैं। अच्छा, अब होता क्या है, जब आप H1B के ऊपर जाते हैं तो आप पहले एम्प्लॉयर से पूछते हैं कि भाई आप
मैं आपके पास खुद डायरेक्ट काम करूंगा, आपकी अपनी कंपनी है, या आप जो है वो अगर रिक्रूटर्स हैं, उनके रिक्रूटर्स भी H1B के ऊपर हायर करते हैं। दूसरा क्या है, जब मैं आपके साथ काम करूंगा तो आप मुझे C2C पे तो नहीं रखोगे कि आप मुझे किसी और कंपनी के साथ लगा दो और C2C पे चला दो, क्योंकि बहुत सारी कंपनी C2C जो है वो प्रेफर नहीं करती, तो उसमें भी आप लोग काफ़ी परेशान हो सकते हैं। ये वो मतलब कुछ चीज़ें आप पहले से सोच के चले जाएं बनस्बत कि आप वहाँ जाके फेस करें, क्योंकि वहाँ जाके फेस करेंगे तो आपके लिए चैलेंजेस ज़्यादा होते हैं। तो इसलिए कहते हैं कि पहले अगर होना बात कर होने से बेहतर है।